बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलाई मखलूक के दिमागों में कोई बात या कोई अमल देर पा नहीं रहता। लकी सैमन ने भी अपनी खलाई जुबान में इस पर अमल किया था और वो अमल भी बेअसर रहा था। ब्रेन आदम ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लकी सैमन के जेरे असर हो और इसे एहसास ना हो कि वो लकी सैमन की मामूला और ताबेदार बनी हुई है। मैंने बदी बदी से ये बात कही थी, लेकिन वो खुद को लकी सैमन के जेरे असर समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझे खलाई जुबान आती तो मैं इसके चोर ख्यालात से बहुत कुछ मालूम कर सकती थी। दतूरा हमारे कब्जे में है, तुम चाहो तो इसके अंदर वक्तन फवक्तन जाकर ये जुबान सीख सकती हो। मैं आज ही से ये जुबान सीखूंगी और ये जरूरी भी है। बदी बदी ने बताया है कि 10 घंटों के अंदर इसका साइंसदान बाब 2 रोबोट्स के साथ हमारी दुनिया में आने वाला है। हो सकता है कि आइंदा हमारी जमीन पर खलाई मखलूक की तादाद बढ़ती रहे। इन के चोर ख्यालात पढ़ने के लिए मैं इनकी जुबान जरूर सीखूंगी। ये बड़ी तशवीश की बात है कि हमारी दुनिया में पहले आने वाले रोबोट कहीं गुम हो गया है और मजीद 2 रोबोट आने वाले हैं। नहीं, ये किस मुल्क में आएंगे और अर्जी इंसानों के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेंगे। आप हमारे इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल को हदायत दें कि अमरीकी हुकाम से रोबोट्स की आमद पर गुफ्तगू करे और ये मालूम करने की कोशिश करे इन रोबोट से निपटने के लिए कैसे इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रेन आदम ने कंप्यूटर के जरिए डायरेक्टर जनरल से राब्ता किया और इसे एक खलाई साइंसदान और 2 रोबोट्स के बारे में तफसील से बताया। डायरेक्टर जनरल ने वहां के आला हुकाम से किसी नामालूम ख्यालख्वानी करने वाले ने हमें बताया है कि आज किसी वक्त खला से एक साइंसदान 2 रोबोट्स के साथ आने वाला है। क्या ऐसी कोई खबर आप तक पहुंच रही है? इस हाकम ने जवाब दिया, जी हाँ, ऐसी इतला हमें बताई है, बाबा साहब के इदारे से मौसूल हुई है। हमने पूरे अमेरिका में तीनों अफवाज को अलर्ट कर दिया है। बाबा साहब के इदारे से दावा किया गया है कि सिर्फ इनके ख्यालख्वानी करने वाले ही इन रोबोट से निपट सकते हैं। हमारी पूरी फौज भी शायद इन साइंसदान और रोबोट्स को नुकसान न पहुंचा सके। अल्पा ख्यालख्वानी के जरिए अपने यहूदी डायरेक्टर जनरल और अमरीकी हाकम की बातें सुन रही थी। ऐसे वक्त इसराइली डायरेक्टर जनरल के पास बाबा साहब के इदारे से फैक्स लेटर आया। इस पर भी यही लिखा हुआ था कि किसी वक्त भी खला से एक साइंसदान 2 रोबोट्स के साथ आने वाला है। पूरी इसराइली फौज इन रोबोट से मुकाबला नहीं कर सकेगी, लिहाजा इस दुनिया की सलामती के लिए बाबा साहब के इदारे से एक ख्यालख्वानी करने वाला तिल अबीब पहुंच गया है। वो खलाई मखलूक के हमलों को कामयाब नहीं होने देगा। डायरेक्टर जनरल ने अमरीकी हाकम से पूछा, क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वालों साइंसदानों ने रोबोट्स को तबाह करने का सामान कर लिया है। हमारे मुल्कों के साइंसदान अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर से जवाब मिला, इस इदारे के फैक्स लेटर से मालूम होता है कि खलाई रोबोट्स को तबाह करने के लिए साइंसदानों की नहीं, टेलीपैथी जानने वालों की जरूरत है। इनका दावा है सिर्फ एक ख्यालख्वानी करने वाला इन रोबोट से निपट लेगा और इस इदारे का एक ख्यालख्वानी करने वाला हमारे यहाँ वाशिंगटन में पहुंच चुका है। क्या हमारे ख्यालख्वानी करने वाले अपने अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते? असल बात यह है कि खलाई रोबोट्स को वहाँ के साइंसदान कंट्रोल करते हैं। हमारा कोई टेलीपैथी जानने वाला इनके साइंसदानों के दिमाग में पहुंच सकेगा तो इन पर कब्जा जमाकर इनके ही जरिए इन रोबोट्स को तबाह कर देगा। बाकी हमारे टेलीपैथी जानने वाले ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकी खलाई जुबान नहीं जानते। बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक रखने वालों ने वो खलाई जुबान सीख ली है। वो किसी रोक टोक के बगैर खलाई साइंसदानों के ख्यालात भी पढ़ सकते हैं और इनके दिमागों पर गालिब भी आ सकते हैं। हाँ, अब ये बात समझ में आ रही है। इस इदारे में लकी सैमन थी, इसने वहाँ के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को खलाई जुबान सिखाई होगी। लकी सैमन तो पारस के साथ कहीं जा चुकी है। खला से आने वाला एक एमोन अबाबा और इसकी बेटी एमोना इस इदारे में है। इनके जरिए वहाँ के अफराद वो जुबान सीख रहे हैं। हमारे मुल्क में भी शायद बदी बदी और रोशना नामी 2 खलाई औरतें हैं, लेकिन वो हमारी दस्तरस से बाहर हैं। पता नहीं वो दोनों कहाँ रपोश रहती हैं। डायरेक्टर जनरल ने अमरीकी हाकम से राब्ता खत्म किया, फिर कंप्यूटर के जरिए ये तमाम बातें ब्रेन आदम को बताईं।
अल्पा ने कंप्यूटर के जरिए ब्रेन आदम से कहा, मैंने डायरेक्टर जनरल और अमेरिकी हाकम की बातें सुन ली हैं, मुझसे गलती हुई, हमारे पास दतूरा है, मुझे बहुत पहले ही इस जुबान को सीख लेना चाहिए था, पता नहीं ये जुबान सीख सकूंगी, फिर भी सीखती रहूंगी, आइंदा कभी ये जुबान हमारे काम आएगी। अल्पा की कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्रेन आदम की तहरीर उभरी, अल्पा तुम इस हाकम के चोर ख्यालात पढ़ो, मालूम करो कि वो बदी और रोशना को तलाश करने के लिए क्या कर रहे हैं। बिग ब्रदर, जब हमारा डायरेक्टर जनरल इस हाकम से बातें कर रहा था तब मैंने इसके चोर ख्यालात पढ़े, मुझे ऐसी 3 अहम बातें मालूम हुई जिन्हें वो सबसे छुपा रहे हैं। एक तो ये कि ए लालास अब सुपर मास्टर नहीं रहा, इसने और स्टील ब्रोक्स ने गद्दारी की है और बदी और रोशना के जेरे असर आ गए हैं, यानी अब इनके पास सिर्फ रिमी रेज और टेरी टेलर 2 ही ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। इनके लिए क्या फर्क पड़ता है, वो ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए दर्जनों टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लेंगे। अल्पा ने कहा, दूसरी अहम बात यही है कि अब इनके पास वो मशीन न होने के बराबर है, इस मशीन के अंदर के तमाम आलात चुरा लिए गए हैं, इनके पास सिर्फ मशीन का ढांचा रह गया है। ताज्जुब है, वो मशीन सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत रखी जाती थी। ये तो आंखों से सुरमा चुराने वाली बात हो गई। जी हाँ, तीसरी अहम बात यह है कि इन्होंने पाशा को मशीन के जरिए पागल बनाकर पागल खाने में कैद कर दिया था, लेकिन इसकी गैर मामूली दिमागी तवानाई गालिब आई और वो पागल खाने पहुंचने के तीसरे दिन ही नॉर्मल हो गया। इसने वहीं कैद रहकर बड़े इत्मीनान से रफ्ता मशीन की हिफाजत करने वालों के जरिए ही मशीन के तमाम आलात वहां से चुराकर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिए। इसी तरह पाशा ने पागल खाने के तमाम अमले को सहजदा किया और चुपके से कहीं चला गया। जिसे पागल बनाया गया था, इसने इन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। ब्रेन आदम ने कहा, अगर 150 फौजी पाशा के जेरे असर आ चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि पाशा ने इस मुल्क में एक छोटी सी फौजी कुव्वत हासिल कर ली है। तुम इस हाकम के जरिए वहां के आला फौजी अफसरान के अंदर पहुंचो और मालूम करो कि वो लोग इन 150 फौजियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अल्पा ख्याल ख्वानी के जरिए मालूमात हासिल करने लगी। मालूम हुआ कि इन 150 फौजियों को 10-10 की तादाद में कैद करके मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंचाया गया है और कई हिप्नाटाइज करने वालों की खिदमात हासिल करके इनके दिमागों से पाशा के तरमीमी अमल को मिटाया जा रहा है। 150 गुरीला फौज के जवानों का दुश्मन के जेरे असर आ जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे तरबियत याफ्ता गुरीला फौज के जवानों को गद्दार कहकर सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी, वो सब फौज का बहुत अहम हिस्सा थे। इसीलिए इनके दिमागों से पाशा के तरमीमी अमल को मिटाने की कोशिशें की जा रही थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस वाले ये सुराग न लगा सके कि पाशा कहाँ रपोश रहता है। वो जहाँ भी था वहाँ इत्मीनान से रहकर अपने ताबेदार फौजियों के अंदर जाता रहता था, जिसके पास पहुंचकर मालूम होता था कि इसके दिमाग से तरमीमी अमल खत्म किया जा रहा है तो वो हिप्नाटाइज करने वाले के अमल को बड़ी खामोशी से नाकाम बना देता था। यूं इन्हें खुश फहमी में मुब्तला कर रहा था कि गुरीला फौज के जवान पाशा के असर से निकलते जा रहे हैं। अब वो पहले जैसा नहीं था। इसे महीनों गोशा तन्हाई में रहकर खुद अपना मुहासबा करने का मौका मिला था। इसने गैर मामूली सलाहियतें और कुव्वतें हासिल करने के बाद आज तक जितनी गलतियां की थी और जितने दोस्तों और दुश्मनों से फरेब खाए थे और जितनी हसीनाओं ने इसे उल्लू बनाकर दुश्मनों के जाल में फंसाया था, इन तमाम अमाल का हिसाब करने के बाद ये नतीजा सामने आया कि इसने अपनी बेपनाह कुव्वतों और सलाहियतों के बावजूद हमेशा नुकसान ही उठाया है। आखिर में फौजी अफसरान के इस गैर इंसानी सलूक ने इसे झंझोड़ डाला था। इन्होंने इसे वफादार इंसान नहीं बल्कि वफादार कुत्ता समझा था। इसे बदतरीन और खतरनाक पागल बना दिया था। इसे जिंदा रखा था, मगर पागल खाने की जिंदगी मौत से बदतर होती है। अगर वो तीसरे ही दिन नॉर्मल ना हो जाता तो अब तक होशो हवा से बेगाना रहकर अपने वजूद से बेखबर रहकर जिंदा रहता एक मुर्दे, और इसमें सिर्फ इतना फर्क होता कि मुर्दा कब्र में सोता है, वो पागल खाने में दुनिया से और अपने वजूद से गाफिल रहता। अपना मुहासबा करने के दौरान इसे बाबा साहब का इदारा बहुत याद आया। जनाब तबरेजी ने इसे इदारे में कदम रखने की इजाजत नहीं दी थी और कहा था, शैतान कभी इंसान नहीं बनता, ये भी शैतानी हरकतें करता रहेगा। अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो ये राह रास्त पर आएगा, वरना सारी जिंदगी जलीलो ख्वार होता रहेगा। अपने मुतल्लक ऐसी तौहीन अमेज बातें
बातें सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो जनाब तबरेजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एक तवील अरसे के बाद इन बुजुर्ग की एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही थी। इसने हर पहलू पर गौर करने के बाद फैसला किया कि अगर वो शैतानी राहों पर नहीं चलेगा, औरतों से दूर रहेगा, किसी दोस्त या दुश्मन पर भरोसा नहीं करेगा, सरेआम ख्याल ख्वानी नहीं करेगा और ना ही अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करेगा और बाबा साहब के इदारे के किसी फर्द के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, तो आइंदा कोई शातिर टेलीपैथी जानने वाला इसे ट्रैप नहीं कर सकेगा। अब वो इस फैसले पर अमल कर रहा था, ना किसी से दोस्ती कर रहा था और ना ही कोई नया दुश्मन पैदा कर रहा था। इसने सिर्फ खुद को पागल बनाने वाले एक दुश्मन से इंतकाम लिया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस और फौजी सुरागरसान इसे ढूंढते फिर रहे थे। इस मुल्क में इसकी तरह कद आबर और बॉडी बिल्डर्स लोग खासी तादाद में थे। वो सिर्फ चेहरे से पहचाना जा सकता था। इसने फौरी तौर पर रेडीमेड मेकअप के जरिए आर्जी तौर पर चेहरे में तब्दीली की थी। वो समझ रहा था कि इस मुल्क में जितने प्लास्टिक सर्जरी के माहिर हैं, इन सब की खुफिया निगरानी हो रही होगी। वो जिस माहिर सर्जन के पास चेहरा तब्दील करने जाएगा, वहाँ सुरागरसानों और मुसल्लह फौजी जवान पहुंचकर इसे गोली मार देंगे। इसने पागल खाने के तमाम अमले को अपना मामूल और ताबेदार बनाया था। सुरागरसानों का ख्याल था कि इसने अपने किसी ताबेदार के पनाह ली है। इन्होंने अमले के एक एक फर्द के घर की तलाशी ली। पागल खाने के इंचार्ज और सीनियर डॉक्टर के बंगलों में जाकर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। फौजी अफसरान ने कहा अब वो पहले जैसा नादान नहीं है, रिपोशी के लिए बड़ी जहानत से काम ले रहा है। पागल खाने के इतराफ तमाम स्टाफ के लिए जितने क्वार्टर और बंगले हैं, इनमें वो नहीं रहेगा। इसे शहर जाकर तलाश किया जाएगा। वो पागल खाने शहर से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर था। इस वीराने में वो छुप नहीं सकता था, इसीलिए तलाश करने वाले वहां से चले गए। इनसे एक गलती हो गई। इन्होंने पागल खाने के रजिस्टर में ये नहीं देखा कि वहां के 10 छोटे बड़े सेलों में पागलों की तादाद कितनी है। पाशा को तन्हा एक सेल में रखा जाता था। इस सेल को खाली देखकर सब ने यही समझा कि वो फरार हो गया है, जबकि वो वहां के बड़े सेल में 24 पागलों के दरमियान मौजूद था और सुरागरसानों के चीफ के दिमाग में भी झांक रहा था। अगर वो चीफ दूसरे सेल की तरफ आकर पागलों की गिनती करता, इनके दरमियान इसे तलाश करना चाहता, तो वो ख्याल ख्वानी के जरिए चीफ को ऐसा करने से बाज रख सकता था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई थी। सबके जहन में यही बात थी कि फरार होने वाले को मौका मिले तो वो कभी पागल खाने में नहीं छुपेगा, वहां से ज्यादा दूर निकल जाने की कोशिश करेगा। तलाश करने वाले चले गए। इन्हें करीबी शहर में भी नाकामी हुई और वो आसपास की दूसरी आबादियों की तरफ चले गए। तो इसने 200 किलोमीटर दूर एक फौजी कैंप के मेजर के अंदर पहुंचकर हेडक्वार्टर फोन कराया। इसने वहां के आला अफसर से कहा, सरकार ने मेरे बीवी बच्चों को जरगमाल बना लिया है। वो कहता है अगर सुबह तक मेरे बंगले के सामने वाले मैदान में एक हेलीकॉप्टर न भेजा जाएगा तो ये मुझे और मेरे बीवी बच्चों को मार डालेगा। आला अफसर ने कहा, पाशा से मेरी बात कराओ। पाशा ने इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं टेलीफोन का नंबर नहीं हूँ, तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ और अभी तुम्हारी खोपड़ी भी उलट सकता हूँ। अभी मेजर ने जो कहा है इस पर अमल करो। पायलट हेलीकॉप्टर लाएगा, मैं पहले इसके दिमाग में जगह बनाऊंगा और इसके जरिए पूरे हेलीकॉप्टर को चेक करूंगा, फिर मुतमिन होकर मेजर और इसकी फैमिली को जिंदा छोड़कर यहाँ से जाऊंगा। तुम नादानी कर रहे हो, हेलीकॉप्टर में आखिर कितनी दूर जाओगे? तुम ताक़ब करने वालों के दिमागों तक पहुँच सकोगे? नहीं, मैं तुम्हारे जैसे फौज के अहम अफसरान के अंदर मौजूद इन्हें मौत की नींद सुला दूंगा। जिस तरह एक बार फरहाद हेडक्वार्टर के असला खाने और गोला बारूद को तबाह किया था, इसी तरह मैं भी तबाही फैलाऊंगा। ये खबर गर्म है कि खला से 2 रोबोट आने वाले हैं। तुम लोग इनसे निपटोगे या मुझसे नुकसान उठाओगे? ठीक है, मेजर और इसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचाओ। सुबह तक तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया जाएगा। पाशा मेजर के अंदर आ गया। हकीकतन इसने मेजर की फैमिली को यरगमाल नहीं बनाया था। वो तो मेजर की फैमिली से 200 किलोमीटर दूर था, लेकिन ऐसी चाल चलने का नतीजा ये हुआ कि इसे तलाश करने वाले तमाम सुरागरसां इससे 200 किलोमीटर दूर चले गए। पाशा के लिए रास्ता साफ हो गया। वो रेडीमेड
मेकअप का सहारा लेकर एक गाड़ी हासिल करके मुखालिफ सिमत 50 किलोमीटर दूर एक शहर में पहुंचा। वहां इसने एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर के दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर वो इसकी मर्जी के मुताबिक इसके चेहरे पर तब्दीली करने लगा। इस माहिर सर्जन का एक भाई जिसकी उम्र 32 बरस थी मर चुका था। मौत तिबी नहीं बल्कि साजिशी थी। सर्जन ने ही भाई की तमाम जायदाद का मालिक बनने के लिए इसे कत्ल किया था। कत्ल से पहले अपने अहबाब को यह बताया था कि एडी पॉल अपने किसी जरूरी काम से वाशिंगटन गया है। इसने पिछली रात अपने फार्म में एक गड्ढा खोदकर इसकी लाश छुपाई थी। वो कोई पेशावर कातिल नहीं था, इसलिए घबरा रहा था। ना अपने क्लिनिक गया, ना किसी से फोन पर बात की। दिमाग में ये खौफ समाया रहा कि इससे कत्ल के सिलसिले में कोई गलती हो गई होगी तो वो सजाए मौत से नहीं बच सकेगा। वो दिन गुजर गया। फिर दूसरी रात आई। तकरीबन 1 बजे इसे याद आया कि इसके भाई एडी पॉल का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे मुतल्लका कागजात रह गए हैं, इन्हें जाया कर देना चाहिए। लेकिन वो ऐसा ना कर सका। इससे पहले कि वो इन्हें जला डालता पाशा वहां पहुंच गया। इसके ख्यालात पढ़कर समझ गया कि मामला क्या है। इसने सर्जन को इसके भाई एडी पॉल की तस्वीर दिखाकर कहा, मुझे दूसरा एडी पॉल बना दो, इसमें तुम्हारी सलामती है। मैं एडी पॉल के दस्तखत की कामयाब नकल करूंगा और इसकी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। इस तरह तुम कातिल नहीं कहलाओगे, क्योंकि मैं एडी पॉल बनकर सबको जिंदा दिखाई दूंगा और इसकी तमाम जायदाद भी तुम्हें मिल जाएगी। पाशा ने ख्याल ख्वानी के जरिए इसका खौफ दूर किया। वो सर्जरी के दौरान पाशा को एडी पॉल की आदतों और हरकतों सकनात के बारे में तफसील से बताने लगा। इसने रात के 3 बजे तक पाशा का चेहरा तब्दील कर दिया। इसे हूबहू दूसरा एडी पॉल बना दिया। वहां एडी पॉल की डायरी और इसकी एक वीडियो फिल्म मौजूद थी। इस फिल्म में वो चंद गर्लफ्रेंड्स और दोस्तों के साथ नजर आया। इसकी फिल्म देखने और डायरी पढ़ने से मालूम हुआ कि वो एलिस नॉर्मन नामी एक हसीना को चाहता है। अब तक इससे 2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इनके दरमियान बेतकल्फी पैदा नहीं हुई है। पाशा एडी पॉल की तहरीर और दस्तखत की नकल करने की कोशिश करने लगा। इसमें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर जो तब्दीली आई थी वो अब नुमायां हो रही थी। इसने जिस्मानी कुव्वत से आहनी जंजीरें तोड़ डाली थीं और अब अपनी जहानत से पराई तहरीर और दस्तखत की एक बारीकी को समझ रहा था। वो रात इस अर्जी दुनिया की सबसे अहम रात थी। सुबह की हल्की सी रोशनी फैलने से पहले ही वो रोबोट्स खला से जमीन पर आने वाले थे। पहले ये तजस्सुस था कि वो दुनिया के किस मुल्क, किस शहर या किस वीराने में आएंगे। फिर आधी रात से कुछ पहले बदी बदी और रोशना वाशिंगटन पहुंच गई। सीधी टीवी स्टेशन आकर प्रोग्राम मैनेजर से कहा, हम वही बदी बदी और रोशना हैं जिन्हें तुम्हारी हुकूमत तलाश कर रही है। अपने मुतल्लिका ओहदेदारान और यहाँ के हुकाम से कहो हम खलाई रोबोट्स की आमद के मुतल्लिक टीवी के जरिए दुनिया वालों से कुछ कहना चाहते हैं। प्रोग्राम मैनेजर ने कहा, हम कैसे यकीन करें कि तुम दोनों खलाई मखलूक हो, कोई सबूत पेश कर सकती हो। अपने ऊपर वालों से राब्ता करो, अपने टेलीपैथी जानने वालों से कहो वो ख्याल ख्वानी के जरिए हमें आजमा लें। देर न करो वरना पछताने का भी वक्त नहीं मिलेगा। प्रोग्राम मैनेजर और टीवी के दूसरे बड़े ओहदेदारान वहां के हुकाम और फौज के आला अफसरान से राब्ता करके इन खलाई हसीनाओं के बारे में बताने लगे। कितने ही हुकाम और फौजी अफसरान टीवी स्टेशन की तरफ आने लगे और रास्ते ही में मोबाइल फोन के जरिए बदी बदी और रोशना से बातें करने लगे। एक आला हाकम ने कहा, अभी हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन तुम दोनों टीवी स्क्रीन पर आकर रोबोट्स के आमद के मुतल्लिक कुछ कहोगी तो सारी दुनिया में बेचैनी फैल जाएगी। लोग दहशतज़दा होंगे और ये सोचकर भागते फिरेंगे कि वो रोबोट्स शायद खला से इनके ही घर में आने वाले हैं। बदी बदी ने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया के लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि वो खौफजदा ना हो। हमारे रोबोट्स जिस जगह उतरने वाले हैं वहां फिलहाल किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम हमें बताओ कि वो खला से आकर किस जगह उतरने वाले हैं। जब मैं टीवी स्क्रीन पर आकर इतला दूंगी तो तुम भी सुन लोगे। फिर इस जगह जहां चाहोगे वहां बेशुमार वीडियो कैमरे और लाइट्स वगैरह के इंतजाम कर सकोगे ताकि दुनिया वाले भी इन्हें देख सकें। एक फौजी अफसर मोबाइल फोन के जरिए रोशना से कह रहा था, वैसे तुम ना भी बताओ तो तुम दोनों की
अलामत से जाहिर हो रहा है कि खलाई रोबोट्स वाशिंगटन या इसके आसपास कहीं उतरने वाले हैं। रोशना ने कहा, तुम काफी समझदार हो, इसके बावजूद सारी दुनिया में टीवी स्क्रीन के जरिए हमारी एक साइंसदान और 2 रोबोट्स को दिखाया जाए। हम अर्जी दुनिया के बाशिंदों को समझाना चाहते हैं कि हम इनके दुश्मन नहीं हैं, हम अमन और सलामती और दोस्ती चाहते हैं। बेशक खलाई साइंसदान को इतनी अच्छी बातें कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन असूलन पहले 2 दुनियाओं के बड़ों को आपस में मुतारफ होकर दोस्ती की फिजा पैदा करके टीवी स्क्रीन पर आना चाहिए। हुक्मरान और फौज के आला अफसरान टीवी स्टेशन पहुंच गए। बदी बदी ने इनसे कहा, तुम्हारी दुनिया में अहम मुज़ाकरात बंद कमरों में होते हैं। बहुत सी अहम बातें और सियासी साजिशें अवाम से छुपाई जाती हैं, लेकिन हमारे खलाई जोन में डंके की चोट पर तमाम छोटे बड़े लोगों के सामने मुज़ाकरात होते हैं। लिहाजा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर छोटी पहाड़ियों के दरमियान जो वसी और अरीज मैदान है, वहाँ से टीवी के नशरियात का इंतजाम फौरन किया जाए। अब से 3 घंटे बाद ठीक 4 बजे वो तीनों खला से इस जगह पहुँचने वाले हैं। टीवी स्टेशन से ताल्लुक रखने वालों को फौरन ज्यादा से ज्यादा कैमरे, सनलाइट्स और सोलर बार जैसी तेज लाइट्स वहां नस्ब करने का हुक्म दिया गया, ताकि खलाई जोन से आने वालों की वाज़ेह तस्वीर और फिल्में उतारी जा सकें। फिर वहां की इंतजामिया से कहा गया कि इनके इस्तकबाल का शानदार इंतजाम किया जाए। इन्हें अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहिए कि वो भी दोस्ती, अमन और सलामती चाहते हैं। तमाम मुतल्लका अफराद इसी वक्त हरकत में आ गए और बड़ी तेजी और तुंदही से अपने फराइज अंजाम देने लगे। एक आला अफसर ने रोशना और बदी बदी से कहा, हम ये सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक कर रहे हैं, तुम भी हमारी ये बात तस्लीम करो कि पहले हम खलाई जोन से आने वालों की वीडियो फिल्में तैयार करेंगे, इनके साथ आराम से बैठकर मुज़ाकरात करेंगे। जब हम दोनों के दरमियान दोस्ती का मादा हो जाएगा तो वो फिल्में टीवी के जरिए सारी दुनिया को दिखा दी जाएंगी। बदी बदी ने कहा, अगर बंद कमरे में मुज़ाकरात होंगे और तुम लोग दोस्ती के बजाय दुश्मनी की राह पर चलना चाहोगे तो बाहर दुनिया वालों से यही कहोगे कि तुम दोस्ती करना चाहते हो और हम खला से आने वाले दुश्मनी कर रहे हैं। हमारे रोबोट्स तैश में आकर तबाही फैलाएंगे, फिर हमें जालिम और हमला आवर कहा जाएगा। रोशना ने कहा, आप अपनी दुनिया वालों के साथ जो पॉलिसियां इख्तियार करते हैं वो जरूर करें, लेकिन हम खलाई जोन वाले अपनी पॉलिसी पर चलेंगे। यहाँ जो भी मुज़ाकरात होंगे टीवी के जरिए सारी दुनिया के सामने होंगे। वहाँ के हकाम और फौजी अफसरान ने आपस में मशवरा किया। फिर टीवी पर अनाउंस किया जाने लगा कि खलाई जोन से आने वाली 2 हसीनाएं आधे घंटे बाद स्क्रीन पर आकर जरूरी ऐलान करेंगी। एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसर ने बदी बदी से पूछा, मिस्टर ए लालास कहाँ हैं? हमारी मालूमात के मुताबिक मिस्टर स्टील ब्रुक्स रोशना के साथ रहते थे। जी हाँ, वो दोनों हम दोनों के साथ रहते थे, लेकिन आर्जी तौर पर बिछड़ गए हैं। वो दोनों हमें ढूंढ नहीं सकते, लेकिन हमें जब इनकी जरूरत होगी हम इनके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तुम दोनों टीवी स्क्रीन पर आओगी तो इन्हें वाशिंगटन में तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो वाशिंगटन आ जाएं, लेकिन गिरफ्तारी के खौफ से हमारे करीब नहीं आएंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप लोग इन दोनों को गद्दारी के जुर्म में गोली मार देंगे? अगर तुम्हारे साइंसदान से दोस्ती का मुआहदा हो जाएगा और तुम दोनों इनकी जिंदगी चाहोगी तो हम इन्हें माफ कर देंगे। हाँ, इन दोनों को मरना नहीं चाहिए, वो हमारे बड़े काम आते रहे हैं और आइंदा भी हमारे काम आएंगे। आधे घंटे के बाद वो दोनों टीवी स्क्रीन पर नजर आईं। दोनों ने एक साथ कहा, हेलो। बदी बदी ने कहा, क्या हमें देखने वाले और सुनने वाले यकीन करेंगे कि हम दोनों इस अर्जी दुनिया की मखलूक नहीं हैं? हम एक खलाई जोन से आए हैं। ये जो मेरे साथ है इसका नाम रोशना है। रोशना ने कहा, और ये जो मेरे साथ है इसका नाम बदी बदी है। इस अर्जी दुनिया में एक तवील मुद्दत से खलाई मखलूक का चर्चा हो रहा है, इसलिए नाजरीन को यकीन कर लेना चाहिए कि हम खला से आए हैं। बदी बदी ने कहा, और अगर यकीन न हो तो वाशिंगटन के वक्त के मुताबिक आप 4 बजे स्क्रीन पर यहाँ खलाई मखलूक को जमीन पर उतरते देखेंगे। वो तादाद में 3 होंगे। इनमें से एक साइंसदान है जिसका नाम सोलार्ज है। मैं इस साइंसदान सोलार्ज की बेटी हूँ। मेरे बाप के साथ 2 रोबोट होंगे। इनमें से एक रोबोट को हम PP5 और दूसरे को PP6 कहते हैं। PP पावर प्लानर का मुखफ़फ़ है। इनसे पहले यहाँ एक PP7
PP7 आया था वो अचानक कहीं गुम हो गया है। बहरहाल हमारे जो 2 रोबोट आ रहे हैं इनके मतलब ये दहशत फैलाई जा रही है कि वो बहुत खतरनाक हैं और वो दोनों इस अर्जी दुनिया को तबाह कर देंगे। रोशना ने कहा, आप जरा गौर करें, आपकी इतनी खूबसूरत दुनिया को तबाह करने के बाद हमें क्या हासिल होगा। ये जरूर है कि हम आपकी दुनिया से कुछ ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन तरक्की हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बर्तरी दिखाने के लिए सारी दुनिया को खंडर बना दें। ऐसा तो पागल करते हैं और जो पागल होते हैं वो हमारी तरक्की याफ्ता मखलूक नहीं होते। आखिर में बदी बदी ने कहा, मेरा बाप साइंसदान सोलार्स खलाई जोन के 3 हुक्मरानों में से एक हुक्मरान है। इसने पहले मुझे और PP7 को आपकी दुनिया में भेजा ताकि हम यहाँ के जुग्राफियाई और तारीखी हालात मालूम कर सकें। हमें पता चला कि यहाँ सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क अमेरिका है और हमारे हुक्मरानों को अमेरिकी हुक्काम से मुलाकात करके आपकी दुनिया से दोस्ती की इब्तिदा करनी चाहिए। इसीलिए 2 रोबोट मेरे बाप के साथ वाशिंगटन से 20 किलोमीटर दूर जमीन पर पहुंचेंगे। हमने अमेरिकी हुक्काम से दरख्वास्त की है कि हमारे और इनके दरमियान जो मुज़ाकरात हों और दोस्ती का मुआदा हो वो सब टीवी के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया जाए। दोस्ती के लिए हम एक दूसरे के सामने जो शराइत पेश करेंगे इनका इल्म दुनिया के तमाम नाजरीन को होना चाहिए। बदी बदी और रोशना ऐसे अंदाज में बोल रही थी जैसे आसमान से हूरें उतर कर आई हों और इनके बाद 3 फरिश्ते आकर इस दुनिया को जन्नत बना देंगे। अमेरिकी हुकाम किसी हद तक मुतमिन थे क्योंकि खलाई जोन के हुक्मरान भी अमेरिका को सुपर पावर कह रहे थे और इतनी बड़ी दुनिया में तमाम ममालिक को नजरअंदाज करके पहले इनसे दोस्ती करने आ रहे थे। देवी के पास टीवी नहीं था लेकिन वो ख्याल ख्वानी के जरिए एक अमेरिकी हाकम के अंदर रहकर बदी बदी और रोशना की बातें सुन रही थी। इसके सामने तय खाने के फर्श पर PP7 बैठा हुआ था। जब नई बैटरी के जरिए इसे नई जिंदगी मिली थी तो वो वक्ती तौर पर बड़ा गजबनाक हो गया था। इसकी गर्दन के नीचे जो रेगुलेटर था इसके जरिए हस्बे जरूरत वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जाता था। साइमन जो बैटरी तैयार करके लाया था वो खलाई जोन की बैटरी से 20 ज्यादा ताकतवर थी। PP7 वोल्टेज नंबर 1 में जिंदा और मुतहरक हो जाता था। वोल्टेज नंबर 2 में एक रोबोट की फुलादी कुव्वत हासिल हो जाती थी। PP7 वोल्टेज नंबर 3 का आदी था, इसलिए इसने गर्दन के नीचे हाथ ले जाकर रेगुलेटर को नंबर 3 पर किया तो एकदम से जैसे तूफानी कुव्वत पैदा हो गई। इसका मसनूई दिमाग इतनी ज्यादा कुव्वत को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो पागल सा हो गया, जुनूनी अंदाज में तय खाने की पथरीली दीवारों और सतूनों को तोड़ने लगा। ऐसे जुनून के वक्त साइमन और देवी की भी शामत आ जाती, लेकिन देवी के पास एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था। देवी ने बटन दबाकर इसे स्टॉप कर दिया। साइमन दौड़ता हुआ PP7 के पीछे गया, फिर वोल्टेज को नंबर 2 पर ले आया। देवी ने रिमोट कंट्रोल के दूसरे बटन को दबाया, वो फिर मुतहरक हो गया, अब वो नॉर्मल था। देवी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी हमाकत की थी, आइंदा मेरे हुक्म के बगैर रेगुलेटर को हाथ ना लगाना वरना तुम्हें स्टॉप करने के बाद तुम्हारे अंदर से बैटरी निकाल लूंगी। PP7 ने कहा, माफी चाहता हूँ, तुमने मुझे नई जिंदगी दी तो खुशी के मारे और ज्यादा कुव्वत हासिल करने को जी चाहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। साइमन ने कहा, मैडम मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब आपके पास एक पुरानी खलाई जोन वाली बैटरी है और दूसरी मैंने तैयार करके दी है। इसके अलावा भी कोई खिदमत हो तो हुक्म करें। देवी ने कहा, तुमने ये रिमोट कंट्रोलर देखा है, मुझे एक ऐसा ही तैयार करके दो। मैं बैटरी की तरह एक रिमोट कंट्रोलर भी फाजल रखना चाहती हूँ। साइमन ने इस रिमोट कंट्रोलर को खोल कर देखा, इसकी अच्छी तरह स्टडी की, फिर दोबारा इसे असेंबल करके देवी को देते हुए कहा, मैं चंद रोज में ऐसा ही एक तैयार करने की कोशिश करूंगा। देवी ने ख्याल ख्वानी के जरिए हेलीकॉप्टर के मालिक से कहा, यहाँ आओ और साइमन को जेबरज पहुंचा दो। आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर इस गार से 1 किलोमीटर के फासले पर आया और साइमन को वहां से ले गया। इसके जाने के बाद अब देवी तनहा नहीं थी। इस खुफिया तय खाने की तन्हाई में बातें करने के लिए एक साथी मिल गया था। वो इससे ज्यादा बातें करती थी ताकि इस रोबोट के और खलाई जोन के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल होती रहें। एक अंदेशा था, PP7 ज्यादा कुव्वत हासिल करने के लिए फिर रेगुलेटर को हाथ लगाने की हमाकत न करे। वो जागने के दौरान मोहतात रहती थी, जब सोने का वक्त आता तो रिमोट कंट्रोलर के जरिए इसे स्टॉप कर देती थी। वो तय खाने में देवी के बेदार होने तक स्टॉप ही रहता था। इसने PP7 की खूबियों और खामियों
को अच्छी तरह समझ लिया था और इससे खिलाई जुबान सीखने लगी थी। अगरचे वो एक वक्त में एक ही जुबान याद रखता था, बाकी तमाम जुबानें भूल जाता था, लेकिन देवी ने इसकी अच्छी तरह स्टडी करने के बाद इसके साथ लगे हुए कंप्यूटर में खिलाई जुबान की डिस्क फीडबैक की थी। इस तरह PP7 के मुंह से अंदर का स्पीकर मसनूई दिमाग की याददाश्त के मुताबिक हिंदी बोलता था और कंप्यूटर डिस्क के मुताबिक इसे खिलाई जुबान सिखाता था।